दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पड़ोसी से दोस्ती रहे या ना रहे, लेकिन वो खुशहाल रहता है तो समाज खुशहाल रहता है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश के साथ ऐसा नहीं है। अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार नेगेटिव हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी आर्थिक सेहत बिल्कुल बेहतर नहीं है। कर्ज के बल पर पाकिस्तान में सब कुछ टिका हुआ है। वहीं इस बीच अब नेपाल की भी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। आपको बता दें कि नेपाल खाने पीने से लेकर हर जरूरी सामान के लिए भारत एवं दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। यानी ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादातर सामान इंपोर्ट करता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि नेपाल में हालात अभी उतने खराब नहीं हुए हैं। इसके बावजूद दोनों देशों में यानी कि नेपाल और श्रीलंका में कई समानताएं हैं। लेकिन आपको बता दें कि नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने आश्वासन दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तरह नहीं गिरेगी। साथ ही साथ उन्होंने श्रीलंका से नेपाल की आर्थिक सेहत की तुलना को गलत बताया है। नेपाल के वित्त मंत्री की माने तो श्रीलंका की तरह नेपाल विदेशी कर्ज के बोझ से दबा हुआ नहीं है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में उत्पादन और राजस्व प्रणाली के मामले में नेपाल की स्थिति श्रीलंका की तुलना में बेहतर है। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर समय रहते हुए नेपाल में स्थिति बेहतर नहीं हुई तो नेपाल की स्थिति भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। आइए दोस्तों, कुछ आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की, तो उनमें लगातार गिरावट देखी जा सकती है। एनआरबी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंक के पास में मात्र 9.58 अरब डॉलर का कोष बचा हुआ है। नेपाल सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को रोकने के लिए लग्जरी आइटम्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इस समय नेपाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विदेशी मुद्रा भंडार का सही से प्रबंधन करना है। काठमांडू में छपने वाले अंग्रेजी अखबार माय रिपब्लिका ने 7 अप्रैल 2022 को एनआरबी के प्रवक्ता गुनाकर भट्टा से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने कहा कि सरकार लग्जरी वस्तुओं के इंपोर्ट पर बैन लगाकर हालात को सुधारने की कोशिश कर रही है। क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है, इसीलिए ये कदम तुरंत उठाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी हालात को सुधारने के लिए कुछ वस्तुओं के आयात को रोकना पड़ा है। हालांकि एनआरबी के प्रवक्ता की माने तो आर्थिक संकट के कारण ये कदम नहीं उठाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से कहा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। गुनाकर भट्टा ने कहा कि एनआरबी के पास में 6 से 7 महीने की वस्तुएं और सेवाओं के आयात को बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार है। जब उनसे पूछा गया कि लोग तेजी से रोजगार के लिए देश छोड़ रहे हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कदम उठाए जा रहे हैं और जल्दी सुधार देखने को मिलेंगे। दूसरा है लगातार बढ़ रहे आयात का बोझ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेपाल वास्तव में एक आयात केंद्रित देश है। देश में उत्पादन गतिविधियां बेहद सीमित हैं। सोयाबीन तेल के उद्योग को छोड़ दें तो नेपाल अपनी जरूरत की सभी चीजों का आयात करता है। देश में पेट्रोल, डीजल, दाल, चावल, नमक जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर महंगी कारों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का जमकर निर्यात होता है। इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार एक अहम जरूरत है। लेकिन नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में जुलाई 2021 से गिरावट आ रही है। वहीं कच्चे तेल की महंगाई ने रही सही कसर को भी पूरा कर दिया। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 तक देश का विदेशी मुद्रा का कुल भंडार 17% से घटकर 9.75 अरब डॉलर रह गया। तो वहीं जुलाई 2021 के मध्य तक 11.75 अरब डॉलर था। वहीं बात करें पर्यटन कारोबार की, तो उसमें भी कोरोना की वजह से गिरावट देखी गई है। नेपाल दुनिया का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। एवरेस्ट की चढ़ाई का सबसे सरल रास्ता नेपाल में ही है। देश की जीडीपी में भी पर्यटन से होने वाली आय का बहुत बड़ा योगदान है। यही सेक्टर देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बेहद जरूरी डॉलर मुहैया करवाता है। लेकिन 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद टूरिज्म कारोबार ठप है। 2 साल से गिने चुने पर्यटक ही नेपाल पहुंच रहे हैं। बीते 2 साल की बात करें तो सिर्फ पिछले महीने यानी कि मार्च 2022 में सबसे अधिक 42,000 पर्यटक नेपाल पहुंचे हैं। वहीं बात करें नेपाल की राजनीतिक स्थिति की, तो वो भी कुछ ठीक नहीं है। नेपाल की राजशाही के समाप्त होने के बाद वहां राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी शुरू हो गया है। 28 मई 2008 को नेपाल के इतिहास के राजवंश युग का अंत हो गया। राजशाही के अंत के बाद लोगों ने वहां लोकतंत्र की बहाली की उम्मीद लगाई थी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। नेपाल के हाथ में इन दोनों में से कुछ भी नहीं आया। सरकारें बनती रही, टूटती रहीं। अब फिर नेपाल की संसद आम चुनावों के 3 वर्षों बाद भंग कर दी गई।
राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने बीते साल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संसद भंग कर दी। सरकार बनाने और बचाने के खेल में बाहरी हस्तक्षेप भी काफी बढ़ गया है। दोस्तों, नेपाल के अर्थव्यवस्था की गंभीरता को देखते हुए एनआरबी ने खत लिखकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय से कहा है कि पेट्रोलियम उत्पाद के आयात को नियंत्रित करें। साथ ही साथ बैंकों को आदेश दिया गया है कि वो बेवजह के लोन देने से बचें। 27 कमर्शियल बैंकों के साथ बैठक में एनआरबी ने कहा कि खासकर वाहन लोन या गैर जरूरी लोन देने से बचें। कहा जा रहा है कि नेपाल केंद्रीय बैंक का यह फैसला डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आयातित पेट्रोल के लिए नेपाल सरकार हर महीने भारत को 24 से 29 अरब रुपए का भुगतान करता है। दोस्तों, नेपाल सरकार ने साइकिल, डिजाइन वाहन, मोपेड और आवश्यक मोटर उपकरण, चावल, कपड़ा, मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स, सोना, धान, बिजली के उपकरण, रेडीमेड कपड़े, चांदी और धागे इत्यादि के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल में आयात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थ, शक्कर, दाल, दवाएं एवं परिवहन उपकरण शामिल हैं। यानी श्रीलंका की तरह नेपाल भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के आयात पर निर्भर होने पर मजबूर हो गया है। नेपाल की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नेपाली केंद्रीय बैंक पूरी तरह से अपनी ताकत लगा रहा है और केंद्रीय बैंक ने नेपाली वित्त मंत्रालय को लिखित में अर्थव्यवस्था को लेकर आगाह किया है। दोस्तों, बात करें एनपीआर की तो ये नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा है। ये नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा प्रशासित है। एनपीआर को रेफरेंस करते समय इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम सिंबल रुपया है। जी हाँ, हालांकि कभी कभी आरपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक्सचेंज रेट भारतीय रुपयों के मुकाबले एक पैग पर आधारित है। 1994 से पहले एनपीआर को एक आईएनआर प्रति 1.45 एनपीआर की दर से आंका गया था। हालांकि 1994 के बाद से पैग को एक आईएनआर प्रति 1.60 एनपीआर में एडजस्ट किया गया है और आज तक यही है। इसको पैग करने की वजह यह है कि नेपाल इंडिया से ज्यादातर एसेंशियल गुड्स इंपोर्ट करता है। अगर करेंसी की वैल्यू में डेली फ्लक्चुएशन होगा तो व्यापार में बाधाएं आएंगी और दूसरी बात यह है कि एक्सचेंज रेट में जो भी होगा नेपाल को पे करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से देखें तो एनपीआर के आईएनआर के साथ पैग होने की वजह से आज नेपाल की श्रीलंका जैसी हालत नहीं है। नेपाल को आगे भी इंडियन रुपए के साथ पैग करके रखना चाहिए। इससे उन्हें बिजनेस करने में आसानी होगी। नहीं तो इंडिया को पे करने के लिए नेपाल को डॉलर्स खरीदना पड़ेगा, जो कि उनके अर्थव्यवस्था के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।